जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करूंगा दोस्तों हेडलाइंस की, और हेडलाइंस में यानी अप्रैल के महीने में आपको 8% डीए डीआर में होगा फायदा, एरियर मिलेगा या एक मुश्त राशि आपके आएगी खाते में। पीआईबी रिपोर्ट जारी, डिपार्टमेंटली रिपोर्ट कब होगी क्योंकि पेंशन मैसेज परसों तक आना शुरू हो जाएंगे, इसके ऊपर बात करेंगे। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों, यदि आप ईसीएचएस बेनिफिशियर्स हैं तो अब आपको आधार कार्ड ऑथेंटिकेशन शुरू हो गया है, क्योंकि धांधली से परेशान है सेना। धांधली हर स्तर पर है, जवान खुद कर रहे हैं, पॉलीक्लिनिक कर रहे हैं और इन पैनल हॉस्पिटल कर रहे हैं, और इस तरीके के आदेश निकल गए हैं। अब आपको इलाज एमएच में यानी मिलिट्री हॉस्पिटल में ही कराना पड़ेगा, इन पैनल हॉस्पिटल में रेफर नहीं किए जा रहे हैं। जरा देखिए एक एडवाइजरी, आपको क्या करना होगा ये भी देखेंगे। और मैं बात करूंगा सेना का एक जेसीओ शहीद और सेना की जवानों की गाड़ी पलटी, 2 जवानों की हालत खराब। और तीसरी बात, सबसे बड़ी बात जिसमें मैं आपसे सवाल पूछूंगा कि नेताओं की बल्ले बल्ले 15,000 करोड़ सालाना खर्चे को मिलेंगे। हाँ जी दोस्तों, यानी ये देश सेवा है या बिजनेस। तो आइए दोस्तों खबरें करते हैं विस्तार से। सबसे पहले जो कल की रिपोर्ट है, जो आपको हमारे रेल मंत्री हैं और इस तरीके की घोषणा की है। दूसरा बहुत बड़ा फैसला आज लिया गया और मैं बहुत हार्दिक अभिनंदन करना चाहूंगा हमारे केंद्र सरकार के जितने भी कर्मचारी हैं और जितने पेंशनर्स हैं, उनके लिए डीए और डीआर बढ़ाया गया, जिसकी टोटल लागत भारत सरकार को आएगी 6,791 करोड़ रुपीस। बेसिकली डीए एंड डीआर 1 जनवरी 2026 से 60% ऑफ बेसिक पे हो जाएगा। 2% बढ़ाए, 58 से 60 हुआ है, 60% ऑफ बेसिक पे हो जाएगा। टोटल करीब 50 लाख एम्प्लॉयज है और 68 लाख पेंशनर्स है भारत सरकार की। इन सब के लिए बहुत बड़ा ये बेनिफिशियल अवार्ड रहेगा। इसका फाइनेंशियल इंप्लीकेशन 6,791 करोड़ रुपीस पर ईयर आएगा, जो कि बड़ा इंतजार था कि केंद्रीय कर्मचारी पेंशनर्स को यानी उन्होंने 2% डीए डीआर की घोषणा। जैसा कि आप देख सकते हो कि बीजेपी ने अपने ट्विटर पर डाला कि केंद्रीय कर्मचारियों को मोदी सरकार का उपहार है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता, डीए, पेंशन भोगियों के लिए महंगाई राहत, डीआर की अतिरिक्त किस्त जारी करने की मंजूरी दे दी है। यह मूल वेतन, मूल पेंशन के 58% की मौजूदा दर से 2% की वृद्धि हुई है। इससे लगभग 50.46 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और 68.27 लाख पेंशन भोगियों को लाभ मिलेगा। और इससे उन्होंने कहा है राजकोष पर प्रति वर्ष कुल 6,791.24 करोड़ का संयुक्त प्रभाव पड़ेगा। और केंद्रीय कैबिनेट ने 1 जनवरी 2026 से है और इसका एरियर के साथ अप्रैल के अंदर भुगतान किया जाएगा। अब 6,791.24 करोड़ रुपए का संयुक्त भार, ये भार तगड़ा है। भले 2% छोटा दिखता हो, लेकिन सरकार को काफी बड़ा दिखा है। देर आए दुरुस्त आए। अब इसके लिए क्या क्या फॉर्मेलिटीज है, मैं क्यों कह रहा हूं कि अभी आपका पेंशन मैसेज आज 19 तारीख है, लगभग 20-21 को आ जाता है। उससे पहले इन्होंने आधिकारिक पीआईबी रिपोर्ट जारी कर दी है। डीओपीटी की तरफ से आदेश आज निकल जाएगा, फिर डिपार्टमेंटली भी आदेश निकलेंगे, और उसके साथ ही आपको जो पेंशन मैसेज है उसके साथ सीधा या तो फिर 8% की सीधी बढ़ोतरी आएगी या 2 यानी 3 महीने का एरियर आपको मिलेगा, और अप्रैल में 60% के साथ पेंशन। अब दोनों चीजें 2 दिन में क्लियर हो जाएंगी, लेकिन ये 3 दिन बड़े महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए डीए में 1 जनवरी 2026 से 2% की वृद्धि। कैबिनेट ने पीआईबी रिपोर्ट यानी रिटर्न में भी रिपोर्ट निकालनी होती है, ये सर्कुलेट होता है और ये सर्कुलेट हो गया है। 18 अप्रैल 2026 3:13 पे पीआईबी दिल्ली से कैबिनेट अप्रूव एडिशन इंस्टॉलमेंट ऑफ डीएनएस अलाउंस टू सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड डीएनएस रिलीफ
टू पेंशनर, यानी दोनों के लिए आदेश निकल गया। द यूनियन कैबिनेट चेयर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी हैज अप्रूव्ड रिलीज द एडिशनल इंस्टॉलमेंट ऑफ डेयरनेस अलाउंस टू सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड डेयरनेस रिलीफ फॉर पेंशनर विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2026, रिप्रेजेंटिंग एन इंक्रीज 2% ओवर द एग्जिस्टिंग रेट ऑफ 58% ऑफ द बेसिक पे पेंशन टू कंपेंसेट अगेंस्ट द प्राइस राइस। यानी जो बढ़ोतरी हुई है उसके ऊपर आपको दिया गया है, इतना बर्डन आएगा, इतने लोगों को फायदा होगा। दिस इंक्रीज इन अकॉर्डेंस विद द एक्सेप्टेंट फॉर्मूला विच इज बेस्ड ऑन रिकमेंडेशन ऑफ 7 CPC, यानी ये 7वें वेतन आयोग के ऊपर आधारित फॉर्मूला के तहत बढ़ोतरी की गई है। अब ये आदेश भी आपको जारी हो गया है, यानी आदेश आपको दोनों जारी हो गए हैं। अब इसके बाद यानी डिपार्टमेंटली आदेश निकलेंगे और डिपार्टमेंटली आदेश के बाद इसी महीने आपको एरियर भी मिलेगा या एक साथ भुगतान होगा। ये बात पूरी तरीके से क्लियर और कंफर्म हो गई। धन्यवाद दोस्तों। अब एक और महत्वपूर्ण चीज है, इसको आप लोग ध्यान से सुनना है। पहले इस लेटर को सुनना है जो कि केंद्रीय संगठन ECHS से निकला है और रिसेंटली ये लेटर है 16 अप्रैल 2026 का है। ये हम सब के लिए जागने के लिए दिया गया है और एक नया उसमें एडिशन कर दिया गया है। अब ये सभी मुख्यालय को दिया गया है, सभी पॉलीक्लिनिक हेडक्वार्टर्स को दिया गया है। ECHS में आधारित प्रमाणीकरण के लिए लाभार्थी सत्यापन आवेदन का उपयोग। अब आप समझ सकते हो कि इसमें आपको आधार कार्ड ऑथेंटिकेशन के साथ इसमें आपको एक नई चीज जोड़ी गई। यह बताया गया है कि NIC ने बनाए गए बेनिफिशियर सत्यापन एप्लीकेशन, एक BSI एप्लीकेशन है जिसका नाम है बेनिफिशरीज सत्यापन एप्लीकेशन को UIDAI यानी आधार कार्ड डिपार्टमेंट ने मंजूरी दे दी है। इससे भारत सरकार की अलग अलग स्कीमों के तहत मिलने वाली सुविधाओं का फायदा उठाते समय बेनिफिशरीज को बायोमेट्रिक के आधार बेस्ड वैलिडेशन किया जाएगा। यानी जब आप कहीं भी जाओगे तो आपका आधार कार्ड यानी आपको बायोमेट्रिक से अंगूठा दबाना पड़ेगा, उसके बाद ही आपका इलाज होगा। यानी ये बहुत जरूरी है। CO ECHS मेडिकल सर्विस का फायदा उठाते समय अपने बेनिफिशियर का बायोमेट्रिक वैलिडेशन करने के लिए BSI को ECHS सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के साथ इंटीग्रेट करने के एडवांस स्टेज में, यानी इनको साथ इंटीग्रेटेड किया जा रहा है। और सीधा सीधा आप देख सकते हो ECHS में इलाज के लिए आधार रहित बायोमेट्रिक सत्यापन लागू हो गया है। बेनिफिशरी और उन्होंने कहा है जो सिस्टम है उसके माध्यम से आपको वही लोग इलाज करा सकेंगे जिनके नाम पर आधार कार्ड है, जिनके नाम पर EHS कार्ड है, यानी वास्तविक लोगों को लाभ मिलेगा। फर्जीवाड़े पर रोक लगेगी, सिस्टम मजबूत होगा और इसलिए सभी ECHS धारक जो आपको बेनिफिशियरी हैं उनसे अनुरोध किया जाता है कि अपने आधार कार्ड को वो लिंक कराएंगे। अब कहाँ कराएंगे, कैसे कराएंगे देखते हैं। यानी BSI के इस्तेमाल से ECHS बेनिफिशियरी को मजबूत वैलिडेशन मिलेगा और सुविधाओं का पक्का लाभ मिलेगा और धांधली से बचा जाएगा। यह बताना जरूरी है कि हर यूज केस में सही टेस्टिंग कराने के लिए आधार बेस्ड वैलिडेशन पूरे भारत में धीरे धीरे लागू किया जाएगा। और उन्होंने कहा इसके लिए जैसे ही पूरी तरीके से सॉफ्टवेयर तैयार है, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ECHS बेनिफिशियरी को आधार बेस्ड वैलिडेशन के आने वाले इम्प्लीमेंटेशन के बारे में इन्फॉर्म कर दिया जाए। उन्हें UIDAI के साथ अपने बायोमेट्रिक्स अपडेट के लिए इनकरेज किया जाए। बायोमेट्रिक्स के इस अपडेट में मदद के लिए स्टेशन हेडक्वार्टर, वेटरन हेल्प सेंटर, वेटरन आउटरीच प्रोग्राम, स्पेशल कैंप, वेटरन रैलियों वगैरह के जरिए स्पेशल ड्राइव ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। यानी आपको इसके लिए जागरूक किया जाएगा ताकि आप जिस तरीके से अपना लाइफ सर्टिफिकेट भरते हैं, आधार कार्ड वैलिडेशन होता है, इसी तरीके से इलाज के लिए आपको आधार कार्ड वैलिडेशन होगा, बायोमेट्रिक अंगूठा आप दबाएंगे। यानी इस बहुत सारी धांधली चल रही थी हर जगह। अब धांधली किस लेवल पे थी, इंडिविजुअल भी कर रहे थे। हाँ जी दोस्तों, मैं इंडिविजुअल की भी बात करूंगा। यानी इलाज करा, उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन कराया अपनी बीबी के नाम पर और इलाज करा रहे हैं साली का, कोई इलाज करा रहे हैं सिस्टर का। इस तरीके के केस ग्वालियर में आए, जैसे कि मैं वर्बली बता रहा हूं, और वहां पर अब नियम निकल गया है। मिलिट्री हॉस्पिटल ग्वालियर, आपके सीधा सीधा लिखा है ग्वालियर वेलकम वेटरन्स ECHS मेंबर एंड डिपेंडेंट, you are reviewed and senior, we are welcome the open hand, will welcome to utilize your hospital service, would be attendant to all department in hospital। यानी ECHS बेनिफिशियरीज को सूचित किया जाता है कि एक्स सर्विसमैन भाई उनके डिपेंडेंट्स हैं, इलाज के लिए इमरजेंसी में MH आ सकते हैं। ऊपर दिए गए इमरजेंसी नंबर पर आप ले सकते हैं, कमांडेंट का नंबर, सीनियर रजिस्ट्रार का नंबर।
अब यहाँ बहुत सारे केसेस हैं, यानी पॉलीक्लिनिक ओपीडी कर रहा है, एमएच में रेफर कर रहा है, यदि आपको ऑपरेशन भी है तो एमएच ही कर रहा है, मैक्सिमम एमएच हैंडल कर रहा है, क्योंकि आपने देखा होगा करोड़ों का घाटा लग रहा है, 100 करोड़ का घाटा सीबीआई रेड डाल रही है, बड़े बड़े शहरों में धांधली चल रही है, हर लेवल पर, इंडिविजुअल लेवल पर, पॉलीक्लिनिक स्टाफ के द्वारा और इंटरनल हॉस्पिटल, और ये हमारी सुविधा में कहीं ना कहीं अड़चन पैदा कर रहे हैं ये जो भ्रष्टाचारी लोग हैं। साथ ही एक दूसरा लेटर, प्रायोरिटी फॉर ईसीएचएस मेंबर एंड डिपेंडेंट्स अबव 75 ईयर्स एज ऑफ ओपीडी एंड मिलिट्री हॉस्पिटल। अब ये सीधा लिख दिया है, यदि आप एमएच के अंदर आप 75 साल के हैं तो सीधा ओपीडी में जाइए, ना पॉलीक्लिनिक से रेफर कराइए, ना ही एमआई रूम में जाइए, आप सीधे ओपीडी में जा सकते हो। ये लेटर आपके पास होना चाहिए। इसमें लिखा है द एसेंशियल प्रोवाइड क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर इन आवर वेटरन्स एंड देयर डिपेंडेंट्स सो देयर एज इंक्रीज। उनके साथ लिखा है हैंस फॉर ईसीएचएस मेंबर एंड देयर डिपेंडेंट्स हु आर अबव 75 ईयर्स age are permit to avail the facilities of specialist consultation directly at the OPDs and military hospital on OPD days without referral from ECHS polyclinic. This is your info disseminate to all unit formation in UR। यानी ये सारे बदलाव है, और ये बदलाव किस लिए हैं, यानी ECHS कहीं ना कहीं बहुत सारा उसका गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, तो आप इसके लिए मेंटली तैयार रहें। ये इंफॉर्मेशन है आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अब मैं बात करूँगा, हाँ जी दोस्तों, सेना के एक नायब सूबेदार सूर्य नारायण सिम्हा को श्रद्धांजलि थल सेना अध्यक्ष और भारतीय सेना के समस्त पद की तरफ से दिया गया है, और वो शहीद हुए हैं। आप देख सकते हो नायब सूबेदार सूर्य कुमार सिम्हा 16 अप्रैल 2026 को शहीद हुए हैं। साथ ही मैं आपके सामने एक खबर, जो उत्तराखंड के चमोली के अंदर गोपेश्वर चोपता रोड के ऊपर एक गाड़ी खाई में गिर गई थी, 2 जवान की हालत बहुत खराब थी, एयरलिफ्ट करके हॉस्पिटल ले गया जाबाज सिंह और दूसरा लड़का एक और था, और हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जल्दी स्वस्थ हो जाए। अब आते हैं असली खबर। इसके ऊपर आपने कमेंट्स करना होगा, क्या नेता देशभक्त हैं? पक्की बात है, यदि नेता देशभक्त हैं तो नेताओं की ये जरूरत पड़ी है कि 543 को 850 बनाया गया है, यानी 307 एमपी बढ़ाए जा रहे हैं और 2100 एमएलए बढ़ाए जा रहे हैं। किस लिए बढ़ाए जा रहे हैं? ताकि वो देश की सेवा कर सकें। बहुत अच्छी बात है। महिला आरक्षण बिल गिर गया, क्यों गिर गया? और उसके ऊपर भी यही था कि महिला आरक्षण बिल यदि हो जाता तो पहली लाइन पे यानी वो बुढ़ा बैठा होता 80 साल का, पिछली लाइन में उसकी बीवी बैठी होती, फिर उसकी बेटी बैठी होती, फिर उसकी बहू बैठी होती, यानी इन्हीं लोगों को ये महिला आरक्षण मिलता तो 33% सीटें इन्हीं के परिवार में रहती। ये बात पक्की, किसी गरीब की महिला नहीं जा सकती थी। अब जहां पर प्रभु चावला ने कितनी बड़ी बात कही है कि 15,000 करोड़ रुपए अब सरकार को और वहन करने पड़ेंगे, क्योंकि अब क्षेत्रफल तो बदला नहीं, भारत उतना ही है, पॉपुलेशन बढ़ गई है। पॉपुलेशन के हिसाब से नौकरी बढ़नी चाहिए, प्रशासनिक चीजें बढ़नी चाहिए, वेलफेयर चीजें बढ़नी चाहिए। नेता बढ़ा दिए और उसमें से 2100 एमएलए और 307 एमपी बढ़े। अब इनका खर्चा जो उन्होंने कैलकुलेट किया है तो 5 करोड़ एमपी को तो ऐसे ही एक फंड मिलता है, 2 करोड़ आपको विधायक के लिए फंड मिलता है, बंगले मिलते हैं, और लगा करके फिर इनमें से ज्यादा मंत्री बनेंगे, यानी इनकी चांदी ही चांदी है। और सरकार के ऊपर 15,000 करोड़ का सालाना खर्चा आएगा। लेकिन कहा है विकास के लिए, क्यों? विकास के लिए मंत्री चाहिए, नेता चाहिए। अब विकास की बात करें तो प्रशासनिक अधिकारी, गांव में कौन रहता है विकास करने के लिए? आपने सरपंच बना दिया, प्रधान बना दिया, शहर में नगर पालिकाएं पार्षद बना दिए, वहां पर गांव में जादी ब्लॉक आपका पंचायत ब्लॉक अध्यक्ष बना दिया, ब्लॉक मेंबर्स बना दिए, जिला पंचायत अध्यक्ष बना दिया, जिला पंचायत सदस्य बना दिए। यानी ये आपकी पॉलिटिकल इरा के अंदर इतने सारे लोग हैं जो गांव में पंच, सरपंच, जनपद, जिला पर पूरा एक महकमा है। फिर एमएलए और एमपी अपने अपने इलाके में है, तो फिर ये जाकर के कितनी सेवा करें? फिर प्रशासनिक अधिकारी लीजिए, रेवेन्यू डिपार्टमेंट को संभालने पटवारी से लगाकर के नीचे आरआई से आप नायब तहसीलदार, फिर तहसीलदार, फिर आपको एसडीएम बैठे हुए हैं, और दूसरे आप जिला पंचायत, आपका एक जिला पंचायत अधिकारी होता है, उसके अंदर बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स होते हैं। तो इतने सारी ब्यूरोक्रेसी है आपके पास, नीचे ब्लॉक और पंचायत लेवल पर लोग हैं, तो फिर इनको बढ़ाने से क्या निकल जाएगा? और ये बढ़ेंगे तो आप समझ सकते हो कि कहीं ना कहीं देश का पैसा ये खाएंगे और अपने परिवार को आगे बढ़ाएंगे। यानी राजनीति एक बहुत बड़ा बिजनेस है। बाकी रिपोर्ट आप प्रभु चावला की जुबानी सुन सकते हो। मैं हूं प्रभु चावला।
प्रभुवाणी के एक छोटे से शॉर्ट में आपका स्वागत है। आपको पता है कि सांसदों की संख्या 543 से बढ़कर के 850 हो जाएगी, यानी कि 307 सांसद और जुड़ जाएंगे। अगर वो बिल पास होकर इम्प्लीमेंट हो जाता है तो हमारे एमएलए जो हैं विधानसभाओं के अंदर, उनकी संख्या लगभग 4100 है, जो बढ़कर के 6200 हो जाएगी। यानी कि एकदम 307 एमपी अगर बढ़ जाते हैं और लगभग 2100 एमएलए बढ़ जाते हैं, इनका खर्चा कितना होगा इसके ऊपर कोई विचार नहीं किया। परंतु क्योंकि भारतवर्ष की पॉपुलेशन बढ़ गई है, इसलिए हमारे को एमपी और एमएलए को भी बढ़ाना है। पर भारतवर्ष का क्षेत्रफल तो नहीं बढ़ा है, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल तो नहीं बढ़ा है, राजस्थान का क्षेत्रफल तो नहीं बढ़ा है, तमिलनाडु का क्षेत्रफल तो नहीं बढ़ा है। अगर एमपी को उसी इलाके के अंदर ही घूमना है, लोग ज़्यादा हो गए हैं, एमपी कितना काम करते हैं, एमएलए कितना काम करते हैं, कितना डेवलप होता है, जितनी किसी को पता नहीं है। आपको पता है कि एक अंदाज़ा लगाता है लोगों कि एक एमपी के ऊपर पत्ता, उनके सरकारी इलाज, उनकी फ्री टिकटें, के बच्चों की शिक्षा, बिजली, टेलीफोन और 5 करोड़ का जो उनको मिलता है हर साल एमपी लेड फंड जिसको बोलते हैं, सब 4 करोड़ के लगभग एक एमपी के ऊपर साल के अंदर खर्चा आता है। अगर 307 एमपी आप बढ़ा देंगे तो लगभग 1200 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा बर्डन होगा। और एमएलए अगर आप बढ़ा देंगे 100 तो उसके ऊपर 2 करोड़ के लगभग खर्चा होता है, तो लगभग 6000 करोड़ रुपए और खर्चा होगा, 4000 करोड़ और खर्चा होगा। अगर उनके मकान को लेकर के चले, एक मकान क्योंकि आप 307 बंगले और बनाने पड़ेंगे, मंत्री भी बनेंगे उस हिसाब से, क्योंकि अभी तो 15% मंत्री होते हैं। सारे सांसद जितने भी सदस्य हैं उसका 15% मंत्री बन सकते हैं। अगर 850 एमपी लोकसभा में हो जाएंगे तो मंत्रियों की संख्या भी बढ़ जाएगी। हर मंत्री के ऊपर लगभग 1 करोड़ रुपये खर्च होता है हर महीने, 12 करोड़, उसके बाद 12 का स्टाफ होता है। स्टेट में भी मंत्रियों की संख्या बढ़ेगी। अभी इतने सारे मंत्री हैं हमारे पास, अब इनके ऊपर 50% मंत्री भी बढ़ जाएंगे उसी अनुपात में। यानी कि अगर 200 मंत्री आज देश के अंदर हैं, प्रदेशों के अंदर, और भारत में केंद्रीय सरकार में अगर 70 मंत्री हैं, तो 70 से बढ़कर के 100 संख्या उनकी हो जाएगी। तो सब मिला के मोटा मोटा ये लगता है कि 15,000 करोड़ के लगभग एक्स्ट्रा बर्डन सरकार के खर्चे के ऊपर पड़ेगा। वो कहाँ से आएगा? इन सांसदों और एमएलए को अपना पार्टिसिपेट करने के लिए सरकार को 15,000 करोड़ रुपए हर साल खर्चा करना पड़ेगा। सरकार के खर्चे तो कम हो नहीं रहे। ये 15,000 करोड़ के इन लोगों के लिए, जिनको एमपी लैड फंड भी मिलता है, भत्ता भी मिलता है, एमएलए को सड़कें बनवाने के लिए भी मिलता है, तो 15,000 करोड़ रुपए कहाँ से आएगा ये किसी पार्टी ने सोचा नहीं। हर पार्टी इस मामले में लगी हुई है कि हमारे एमपी ज़्यादा हो जाएंगे, हम अपने पॉलिटिकल रिश्तेदारों को उनको टिकटें ज़्यादा दिलवा सकेंगे, तो पॉलिटिकल परिवार तो देश का बढ़ जाएगा। हर पार्टी के परिवार का जो है उनके अंदर सबको कोई एमएलए बन जाएगा, कोई एमपी बन जाएगा, क्योंकि 50% ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो हर पार्टी के 50% ज़्यादा एमएलए होंगे, उस हिसाब से हर पार्टियां खुश हैं। वो कोई भी विरोध नहीं कर रहे, वो सिर्फ इतना ही विरोध कर रहे हैं कि हमारे स्टेट के एमपी कम नहीं होने चाहिए डिलिमिटेशन के हिसाब से। परंतु 15,000 करोड़ रुपए और एमपी और एमएलए कितना काम करते हैं, कितने उनके साथ पहुंचती है, किसी को पता नहीं है। 5 साल में एक बार दिखाई देते हैं। तो इसके ऊपर आपको कमेंट्स करना होगा। बढ़ाने का मकसद कहीं डिमांड हो रही थी? नहीं हो रही थी। कहीं धरना प्रदर्शन हो रहे थे? नहीं हो रहे थे। देश में क्या गरीबी दूर हो जाएगी या भ्रष्टाचार बढ़ेगा? क्या होगा? इसके ऊपर आपने कमेंट्स करना है।